हेलो दोस्तों, स्टेनो हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बायोलॉजी की जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें सेकंड लास्ट क्लास है। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी को। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पूरा बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन देख लिया है। हमने उसे दो पार्ट में डिवाइड करा था, एनिमल और प्लांट में। हमने सेल देखी, सेल से क्या ऑर्गेनिज्म, क्या सिस्टम, क्या टिश्यू, क्या ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद डिजीज़, हार्मोन्स, सब चीज़ें हमने कवर करी। ऐसी ही हमने प्लांट की मॉर्फोलॉजी, उसकी डिजीज़, उसके हार्मोन्स, सारी चीज़ों की हमने बात करी है। जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, हमने सबको कंबाइन करके देख लिया है। आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि आप शब्द से समझ रहे होंगे, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, जो आपका जैव है और प्रौद्योगिकी है, दोनों का जो मिश्रण होगा वो इसमें डील करेंगे हम। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको हम बायोलॉजिकल वे भी और टेक्नोलॉजिकल वे से भी, दोनों को मिक्सअप करके जो भी चीज़ें होंगी वो इसके अंडर आएंगी। इसे हम इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी की जो ब्रांच है उसका जो यूजेस है वो क्या है। जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या कोई भी आपका एनिमल है या प्लांट है, या उसके कुछ भी प्रोडक्ट हों, उनका जब भी हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, एक इंडस्ट्रियल स्केल में, एक काफ़ी बड़ी मात्रा में उनका निर्माण करते हैं, जो मानव सभ्यता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी लाभदायक है, तो वो चीज़ कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी, जो किस पे डिपेंड करती है। तो कम्प्लीटली बायोटेक्नोलॉजी आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग पे आप क्या डिपेंड करेगी। जेनेटिक्स जो मैंने आपको बताई थी, जीन जो होते हैं, डीएनए जो मैंने आपको बताया था, तो उस पर डिपेंड करती है पूरी कम्प्लीटली बायोटेक्नोलॉजी। एक तरीका होता है इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जैसे हम कॉमन तरीका भी कह सकते हैं, वेज तो आपको डिफरेंट मिलेंगी। जो बेसिक जो फॉर्मूला है वो यही है कि जो दो सेल्स रहेंगी, एक आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, आपको नज़र आ रहा होगा, ऑर्गेनिज्म नंबर 1 एंड ऑर्गेनिज्म नंबर 2। ये जो दो जीव हैं, इनके अंदर अलग अलग सेल होंगी। इन दो सेलों में डीएनए जो होगा वो भी अलग अलग होगा। जब इन डीएनए को मिलाया जाएगा तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। इन दोनों को मिला के एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलाया। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया भी दो सेलों से मिलकर बना होगा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की। तो जो डीएनए और डीएनए है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, उनको मिला के जो डीएनए बनेगा उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए करते हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना कम्प्लीटली, वो एक नया प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, जो डीएनए के स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसी, तो ये नया प्रोटीन बन जाएगा। और ये यही नया प्रोटीन आपका, जैसे ये अगर हमने बात करी किसी हम दवाई की, ड्रग इंडस्ट्री की बात करें, तो एक ड्रग के रूप में बाहर आएगा। फिर उसके बाद एक प्रोडक्ट बन जाएगा जो आपकी ह्यूमन के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, बेनिफिशियली रहेगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी, सिंपल वे में समझाने की आपको प्रोसेस करी है कि आप इजीली इसे समझ सकें। अदरवाइज़ ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है। आपका डीएनए जो आप स्ट्रैंड टूट रहे हैं, वो कैसे टूटेंगे, इसके लिए अलग अलग एंजाइम, अलग अलग प्रोटीन्स रहेंगे। फिर इन्हें चिपकाने के लिए अलग अलग प्रोटीन, अलग अलग आपके एंजाइम्स रहते हैं। तो आप समझने के लिए इसे समझ सकते हैं, दो डीएनए को मिला के एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। उसके बाद एक नया प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, उस प्रोटीन के बेस जो भी चीज़ यूज़फुल होगा वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन क्या है। देखिए, एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी की आपके नॉर्मल लाइफ में भी आप देखते होंगे। फूड इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ, कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग लैक्टोबैसिलस। आपने देखा होगा, जो आपका दूध है उससे आपका जो दही बनता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ब्रेड, केक्स ईटीसी आर यूज्ड बाय यूजिंग यीस्ट सैक्रोमाइसिस। जो आपका क्या ब्रेड और केक बनते हैं, वो जो यीस्ट है वो आपका क्या है, सैक्रोमाइसिस क्रेसिवा के कारण बनते हैं। बस आप इतना याद रखिए कि इनका यूजेस क्या है। थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको लैक्टोबैसिलस याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा। जैसे आप देखते होंगे, अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। जो अल्कोहल है वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। ये भी क्या है, एक तरफ का बायोटेक्नोलॉजिकल यूज़ किया जा रहा है। उसका बायो और टेक्नोलॉजी दोनों को एक साथ यूज किया जा रहा है। इसकी जो प्रोसेस है वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर आपको अल्कोहल के कंटेंट दिख रहे हैं अलग अलग, आप इसे पढ़ सकते हैं कि बियर में आपका कितना चीज़ मेडली और बार्ली के थ्रू होता है। वाइन में देखेंगे आप 10 to 20% ग्रेप्स रहेगी। ब्रांडी में आपकी डिस्टिलेशन ऑफ वाइन रहेगा 43 से 47%। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आप इन मेडिसिन में देख रहे होंगे, जो आपके आर्टिफिशियल इंसुलिन हैं, कैन बी सिंथेसाइज बाय यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो आर्टिफिशियल इंसुलिन का हम गेन करते हैं वो सारे आपके बायोटेक्नोलॉजिकल वे से प्रोडक्ट हुए रहते हैं। एग्रीकल्चर के एरिया में देखूं तो आप ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, आपने जैसे बीटी कॉटन सुना होगा, वो इसी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही हम उस बीटी कॉटन को बना पाए हैं। बीटी ब्रेंजल सुना होगा आपने। बीटी का मतलब है आपका ब्रेसिलस थ्रूएंजेनेसिस। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल वे से नया प्रोडक्ट बनाया गया है, जो काफ़ी जल्दी और काफ़ी मात्रा में अपना ग्रो अप करता है। तो बीटी कॉटन और बीटी ब्रेंजिल हो गया।
इसी का आप यूज़ देखेंगे बायोमेडिकल टेक्नोलॉजीज़ में। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ आप देख रहे होंगे, जैसे एक्सरे इमेजिंग। बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा एक्सरे क्या है, एक्सरे मशीन में आपका क्या है, विलियम रॉन्टजन ने इसको 1895 में इसकी डिस्कवरी करी थी। इट इज़ यूज्ड इन डिटेक्टिंग बोन फ्रैक्चर्स एंड डिसलोकेशन। समटाइम इट इज़ ऑल्सो यूज इन द डिफेक्टिंग डिजीज ऑफ हार्ट एंड लंग। ठीक है, ये सब आपकी जो आपकी जैव चिकित्सा प्रौद्योगिकी है, मतलब टेक्नोलॉजी का हमारे बायोमेडिकल एरिया में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में इंपॉर्टेंट बताई गई। जैसे एक्सरे की मशीन, आपका डीएसए हो गया, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एनिकोग्राफी, सीटी स्कैन आपने नाम सुना होगा। तो ये आपका अलग अलग चीज़ें हैं। एमआरआई आप देखा होगा आपने। तो सारी चीज़ें आपको बस इतना ध्यान रखना है, इतना डीपली इसमें नहीं जाएंगे हम। इसके बाद आपने सोनोग्राफी सुनी होगी, अल्ट्रासाउंड होगी, इमेजिंग आपने सुना होगा, ईसीजी आपने बहुत सुना होगा। ईसीजी के बारे में पूछा जाता है कि जो ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राम या ग्राफ के रूप में इसे जानते हैं। It is taken with the help of 12 lead placed at different positions on the body, which collect amplified impulse from the chest skin to a system. System generate give a graphical representation auricle and ventricle diastole and systole. ठीक है, एक होता है EEG, एक होता है ECG। ठीक है, जो EEG है वो इलेक्ट्रो इंसीफेलोग्राफ है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपके 6 to 30 इलेक्ट्रोड रहेंगे। व्हेन अटैच्ड टू स्कैल्प गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक वेव्स ऑफ ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। देखिए पूछा ये जाता है कि ECG का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो ये हार्ट के लिए रिलेटेड है। और EEG का यूज़ जो किया जाएगा वो आपका ब्रेन में किया जाता है, ब्रेन के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रेन की जो आपके मेज़र किया जाता है कितना इलेक्ट्रोड्स है, सारी जो इंजरीज़ है इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि कितनी इंजरी हुई है, कितना स्लिप डिसऑर्डर है या इफेक्ट ब्रेन में क्या है। तो ये EEG के मीडियम से हम देख सकते हैं। इनकी फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा EEG और ECG की। एक है आपका विडॉल टेस्ट। बार बार पूछा जाता है कि विडॉल टेस्ट का यूज़ किसके लिए किया जाता है। जो विडॉल टेस्ट है आपका टाइफॉइड को डायग्नोस करने के लिए विडॉल टेस्ट का यूज़ किया जाता है। टाइफॉइड का डायग्नोस करने के लिए विडॉल टेस्ट का यूज़ किया जाता है। और बायोप्सी टेस्ट जो है ये कैंसर को डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी टेस्ट का यूज़ किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट है आपका एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट आपका एड्स को डायग्नोस करने के लिए एलिसा टेस्ट करा जाता है। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इसका फुल फॉर्म है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इसकी फुल फॉर्म है। एक होता है आपका ब्लड को काउंट करने के लिए क्या कहते हैं, हेमियोसाइटोमीटर एक होता है। हेमियोसाइटोमीटर होता है जो आपका क्या ब्लड को काउंट करने का काम करता है। ठीक है, हमने ज़्यादा डीप हम नहीं गए इस बायोटेक्नोलॉजी में क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो भी क्वेश्चंस आते हैं मैंने आपको बता दिए हैं कि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको पढ़ना है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम मिसलिनियस थोड़ा सा ले लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का मिसलिनियस ले लेंगे जो इससे ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए यहाँ पर कुछ इन्वेंशंस हैं लिखी हुई है और उनका कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये मिसलिनियस वाला पार्ट क्योंकि इससे जो ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये मिसलिनियस है, स्टैटिक डाटा जाता रहेगा तो इसलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे ब्लड ग्रुप ABO की खोज किसने करी, ये आपका के लैंडस्टेन ने इसकी खोज करी थी। इस चीज़ को आप देख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन और आपकी इन्वेंशन क्या हुई है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, किसने क्या करा है, आपके सामने स्क्रीन पे है। ब्लड ग्रुप AB की खोज किसने करी है, डी कैस्टिलो एंड स्ट्रूली ने करी है। ठीक है, C3 पाथवे मैंने आपको प्लांट का बताया था किस तरीके से प्रोडक्शन करता है प्लांट C3 और C4 में। तो पूछा जाता है C3 किसने दी है, तो C3 कैल्विन ने दी है। मैंने उस टाइम पे भी आपको दिखाया था C3 आपने कैल्विन ने करी है और C4 आपका हैच एंड स्लैक ने करी है। हैच एंड स्लैक ने C4 पाथवे। पूछा जाता है कि C4 पाथवे, C4 का बहुत बार पूछा गया है। C4 पाथवे और प्लांट्स को किसने डिस्कवर किया है, तो ये आपका हैच एंड स्लैक ने करा है। ठीक है, चारगॉफ रूल, चारगॉफ के द्वारा ही फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है, एडवर्ड एंड स्टोपी हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वैक्सीनेशन किसने करा, एडवर्ड जेनर ने करा। ठीक, नेक्स्ट आपका जंपिंग जीन MK क्लिंटॉक। नेक्स्ट है आपका पटाउ सिंड्रोम KK पटाउ ने करा। ठीक है, पेनिसिलिन बहुत बार पूछा गया है, पेनिसिलिन की खोज किसने करी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी है। नेक्स्ट है आपका TMV वायरस। ठीक है, TMV वायरस, तो इसका क्या है, इवानोस्की इसका सही आंसर है। विटामिन की खोज किसने करी, फंक ने।
ठीक। नेक्स्ट है आपका सेल थ्योरीज किसने दी हैं, तो सेल थ्योरी स्लाइडन एंड स्वान ने दी थी, ठीक है। सेंट्रल डोगमा आपने सेंट्रल डोगमा सुना होगा, मोनिटल जो मॉलिकुलर जेनेटिक्स मैंने आपको बताया था, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू आपका प्रोटीन जो बनेगी है सेंट्रल डोगमा कहलाएगा। ये किसने दी है, क्रिक ने, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बॉबरी, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको ज़्यादा इजी रहेगा ताकि आप इसे रिवाइज कर सकें। जीन थ्योरी मॉर्गन ने करी है। जर्म प्लास्ट थ्योरी वैसन ने करी है, ठीक है। जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें फाइंड आउट करके दूसरी कॉपी में भी लिख सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेके सबको एक बार याद करने की कोशिश करिएगा, याद हो जाएंगे। नेम है, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो याद रह जाएंगे। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी है, म्यूटेशन थ्योरी आपकी ह्यूगो डी वेरिस ने दी है। आपका नेक्स्ट आता है ऑपेरेंट कॉन्सेप्ट, ऑपेरेंट कॉन्सेप्ट किसने दिया है, जैकोब मोनार्ड ने दिया है। ये थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने दी, लेमार्क ने दी है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दी है, डार्विन ने दी है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ हक्सले ने दी है। आपका नेक्स्ट है आपका ओमियस सेलुआ ए सेलुआ, ये टर्म किसने दी है, आर विंचोव ने इस टर्म को दिया है। जो जीन टर्म है उसको जॉनसन ने दिया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस या मैं कहूँ जो नई नई टर्म दी गई हैं उसके बारे में जानकारी थी कि इन्होंने इनकी खोज किसने करी उसके बारे में बताया गया था। नेक्स्ट में हम इसके बारे में कुछ बात कर लेंगे कि आपका जो इसके आगे के मिसलिनियस हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे दूसरी क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।